This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर और जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो है इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, फाइनेंस, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। लेकिन सबसे अहमियत ज़्यादा देते हैं डेली टाइम्स की रोज़ाना की शेयर सुर्खियों पर और उन पर मुख्तसर तज्ज़ियात पेश करते हैं आपकी खिदमत में। आज मेरे साथ मेज़बान व मेहमान के किरदार में जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जो कि एक फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, मईशतदान भी हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। वेलकम करूँगा आपको। थैंक यू अली साहब। जनाब वाला, मार्केट से शुरू कर लेते हैं। तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर, और इतनी बुलंदियां जो हैं वो छूनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बुलंद कर रहे हैं परवाज़ तो अच्छा है, लेकिन इंसान को हुदूद व क़यूद का पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि ऐसी बातें बाज़गश्त में हैं कि दो तीन चीज़ों ने रोल प्ले किया है। एक ये है कि एक ब्रोकर मेंबर बड़े दबाव में थे काफ़ी अरसे से, तो वो दबाव उन पर कम हो गया है, तो उसके बाद दबाव कम हो जाने के बाद वो बाहर निकल आए हैं। ज़ाहिरी बात है, वॉल्यूम कम होने और मखसूस शेयर को चढ़ाने और कुछ शेयर के मार खाने के पीछे एक राज है। ये वो हैं शेयर जिनकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं मार्केट के अंदर, लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और ख़ैर, वो राज की बातें हैं और राज की बातें राज ही रहें तो अच्छा है, लेकिन आप उन राज़ों पर से पर्दाफाश कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतनी बुलंद परवाज़ नहीं करता कि मैं सूरज के इतने नज़दीक चला जाऊं कि मेरे पर जल जाएं। मैं खामोशी रहूँगा। कहते हैं लोग पैसों के मामले में माफ़ नहीं करते। अली भाई, मंडे मॉर्निंग स्टार्ट करती है पूरा हफ्ता, और हम इस दुआ के साथ प्रोग्राम को हमेशा शुरू करते हैं कि पूरा हफ्ता हमारे देखने वालों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मंडे मॉर्निंग जैसे ही आपने ख़बरें जमा करनी शुरू की होंगी इस प्रोग्राम के लिए, तो सबसे बड़ी ख़बर आपको मिली होगी कि मौसम में बहुत हद तक बेहतरी आई है, जिसमें पंजाब का मौसम शामिल है, एज ए होल पूरे मुल्क का मौसम शामिल है। और जब आप मौसम की बात करते हैं तो थोड़ी सी सियासत की बात भी कर लें, तो पॉलिटिकल जो कैनवस पे या सियासत में जो गर्मी थी, शायद वो भी मौसम के साथ साथ थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई है। अगर बेहतरी ना कहें तो ये कहें कि शायद टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ये दो चीज़ें हफ्ते के शुरू में, और इसके साथ आपने जो मार्केट की बात की, मार्केट पिछले हफ्ते में जिस तरह से एंटिसिपेशंस थी कि ऑल टाइम हाई है, मार्केट करेक्शन लेगी, दो सेशंस में शायद करेक्शन भी ली, लेकिन स्ट्रेंथ नज़र आई। जी। आगे आने वाले दिनों में जैसा कि आपके इल्म में है, रमज़ान मुबारक का महीना, बजट की बाज़गश्त, बजट के इम्प्रेशंस, बजट के इफ़ेक्ट, वो र्यूमर्स आ रही हैं, वो न्यूज़ में टर्न हो रही हैं, और एज एंड व्हेन उनकी टोटल डिटेल्स आती हैं, उनके इम्पैक्ट मार्केट में आते जाएंगे। इस तरह से रमज़ान का महीना गुज़रेगा, ईद और ईद के बाद रिज़ल्ट्स हाफ ईयरली और ईयरली उनके इम्पैक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट बाय एंड लार्ज आप हर दिखने वाला, हर मार्केट में रोल प्लेयर या स्टेक होल्डर खुद भी एनालाइज कर सकता है कि किस डायरेक्शन में जा सकती है। अच्छा, पहले जो ना मैं जी दिन वाइज, महाना वाइज, इस्लामिक कैलेंडर वाइज पूरा मार्केट की असेसमेंट करके बताता था, बहुत हद तक ठीक रहती थी। जी, मेरी असेसमेंट और मेरी कैलकुलेशन सारी उल्टी सीधी हुई है सितंबर 2014 के आगे। काफ़ी अरसे से हूँ यहाँ पे, ठीक है, बुज़ुर्ग हो गया हूँ, टीवी का बुज़ुर्ग हूँ मैं, टीवी का बुज़ुर्ग हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का अशफाक अहमद वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है। स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना चावल हो गया हूँ स्टॉक का, लेकिन यह है कि आपको वैसे बता रहा हूँ, स्टॉक सहाफ़त का, लेकिन ये है कि आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर असल में गेम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रमज़ान इफ़ेक्ट भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रमज़ान इफ़ेक्ट के अंदर पहले मैं हर अशरे का बताता था, पहले मैं मार्केट में बहुत बात करता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था ना कि ये 28,000 पॉइंट को छू जाएगी आराम से। तो कैलकुलेशन होती है, ज़ाहिर बात है यार, 4,700 की मार्केट
36,000 पर पहुँचे तो फिर बंदे का दिमाग थोड़ा पागल होता है, मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से हिलता है ना। देखें फ़ायदा हुआ है, कोई अगर ये कहे कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में स्टॉक में फ़ायदा नहीं हुआ तो वो गलत कह रहा है। स्टॉक में बहुत मुनाफा हुआ है, अंधा फ़ायदा हुआ। अगर आप एक दूसरी सतह पे, जब मैं आपको वैसे बताता हूँ, मैंने मार्केट में एंट्री लेने के लिए लोगों को इनकरेज किया था 7,700 पॉइंट के ऊपर, चैनल भी उसी के आसपास ही ज्वाइन किया था। तब लोग मुझे हंसा करते थे। तब ये जो अभी बोलते हैं ना कि मार्केट ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर ऊपर, वो तब कहा करते थे। मार्केट के बारे में उनको नहीं पता था। वो 10,000 पॉइंट भी जो है ना बड़ा छाछ को फूक फूक के कहते थे। मैं डायरेक्ट कहता था 25,000 प्लस, लोग हंसते थे, कहते थे यार क्या बात कर रहा है, 4,700 पे गिरी पड़ी मार्केट, 25,000। लेकिन मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के मुताबिक एक इकोनॉमिक साइकिल में पाकिस्तान की मार्केट 28,999 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती थी। अब जो कुछ हो रहा है, जब मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने अपनी जजमेंट पास करना छोड़ दी। अली भाई, हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत डिफरेंट है या इनडिफरेंट है? हाँ, रमज़ान का महीना इटसेल्फ इकॉनमी को, जिस तरह से जब हम प्रोग्राम की अपडेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, तो हमने आज के बारे में जो अपडेट किया था कि हम रमज़ान के इम्पैक्ट को, बजट के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो रमज़ान इटसेल्फ एक महीना 30 डेज़ हमारी इकॉनमी को रीडिफ़ाइन करते हैं। अगर आप रमज़ान की एक्टिविटीज़ देखें, कमोडिटीज़ प्राइसेस रमज़ान के आने से पहले शूट करना बिल्कुल शुरू कर देती हैं। कुछ लोग बेनिफिट लेते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसकी वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं। उनके लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, उनके लिए रमज़ान की या ईद की प्रेपरेशंस, तैयारियां मुख्तलिफ हो जाती हैं जी। तो एज ए होल इन नटशेल आपकी इकॉनमी रीडिफ़ाइन कर रही होती है, पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, और एज वेल एज नेशनल लेवल। हमारे पास रमज़ान में बहुत अरसे से अनफॉर्चुनेटली गवर्नेंस के इश्यूज़ इन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। प्राइस कंट्रोल के, वाई आर वी अनेबल टू कंट्रोल दी प्राइसेस, जो कि रमज़ान में जिनकी ज़रूरत होती है इबादत के लिए, रोज़े रखने के लिए, हमारे कल्चर को ऑगमेंट करने के लिए। कल्चर जिसमें हम मूव करते हैं, गैदर करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, रोज़े खोलते हैं और इंटरेक्ट करके अपनी स्ट्रेंथ जो है, इस्लामिक स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन ये एक बर्डन की सूरत में हमारे लोगों के पास चला जाता है, जिसमें रमज़ान की अफोर्डेबिलिटी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। जी। तो एज ए होल रमज़ान का महीना रीडिफ़ाइन करता है। अब आते हैं बजट के ऊपर। बजट में भी मुख्तलिफ न्यूज़, र्यूमर्स, ख़बरें आ रही हैं। वन ऑफ द मेजर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस हमारे पास तो इसका ट्रेंड बहुत कम है जी। लेस देन 1% ऑफ GDP हमारे यहाँ इंश्योर्ड होती हैं जी। मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएं, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाएं, 10% से ज़्यादा इंश्योरेंस का ट्रेंड बन जाता है। इवन कि अगर आप चाइना और इंडिया की बात करें तो 3 या 3% से ऊपर इनकी इंश्योरेंस। जी। अभी जिस तरह के रूमर्स मैंने पिछले 1-2 दिन के डेलीज़ में ये न्यूज़ में देखी, शायद हम कुछ इम्पैक्ट्स लाने लगे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। उसको हमें दोबारा मुख्तलिफ जूम से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इम्पैक्ट सही नहीं है तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को वो हर्ट करेगा। उसको हमें प्रोफेशनली क्वेश्चन करना पड़ेगा, उस पर हमें डिबेट करनी पड़ेगी, उसे हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ एंड पर्सनल इंश्योरेंस, इसमें ग्रोथ के बेतहाशा पोटेंशियल हैं। और अगर आप इंश्योरेंस को देखें, इसमें हर एक विन विन सिचुएशन में आता है। हर स्टेक होल्डर, इरिस्पेक्टिव आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं, आप इंगेज हैं, आप मार्केट डेवलप कर रहे हैं, जो भी एसोसिएट होता है, अगर इंश्योरेंस को सही प्लेटफॉर्म से और सही तरह से लाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो हम रोड टू प्रोग्रेस की तरफ बड़ी आसानी के साथ में चल सकते हैं। तो लिहाजा ये खबर थी। अच्छा, आपकी इजाज़त हो तो ज़रा रमज़ान के ऊपर स्टॉक मार्केट का तज़किया आपको दे दूं? श्योर, प्लीज़। असल में क्या है कि मार्केट के अंदर मैं प्लेयर्स को 3 में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमारे स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको मैं लेता हूँ 2 मिलियन एंड लेस। जितने लोग 2 मिलियन लेस की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, मैं इनको स्मॉल इन्वेस्टर लेता हूँ। फिर मीडियम साइज इन्वेस्टर हैं, ये 2 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर हाई नेटवर्थ हैं, ये बहुत अमीर है, उसमें खैर बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, लेकिन 10 मिलियन एंड अबव को मैं लेता हूँ, जिसे कहूँगा लार्ज इन्वेस्टर्स
कह लो, हाई नेटवर्थ कह लूँ, सॉरी लार्ज तो नहीं कह सकते, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कह लेता हूँ हमारी मार्केट के अंदर। लोग माने ना माने उनकी अपनी मर्जी, जो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मार्केट में लगा रहा है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर होता है। और हमारे 1 करोड़ भी नहीं लगाते, कोई 10 भी लगाता है, कोई 5 भी लगाता है, कोई 12 भी लगाता है, कोई 14 भी लगाता है, ये हर एक का अपना है। अच्छा, जहाँ तक बात ये इन तीनों का बिहेवियर फ़र्क है, जो आपका 10 मिलियन से अबव वाला है ना, उस सारे गुना उसने रमज़ान में माफ़ करवाने, इसलिए वो क्या करता है कि बिटवीन उसका ज़्यादा कंसर्न ये होता है मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा टिकट लग जाए, किसी तरह मैं उम्रे पे निकल जाऊँ और फिर ईद दुबई में मना लेंगे, जो कुछ हम नेकी करेंगे फिर उसके बाद दुबई में उसको अच्छे से धो लेंगे। गलत हो गया, सॉरी, मतलब समझ जाओ ना यार, आप खुद ये ना बोले ना मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। फिर उससे अलावा आते हैं जो ना इधर के ना उधर के, जो मिडिल क्लास है, 2 मिलियन से अबव जो करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स रादर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो रिश्तेदारों को हासिदीन में तब्दील करना होता है ईद के रोज़। तो नई गाड़ी और नया घर, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है मीठी ईद पर, ताकि रिश्तेदार आएँ, जलें, परेशान हो, तकलीफ़ हो उनको, उनकी बीवियाँ भी उनसे जाके लड़ाई करें कि हमें भी नई गाड़ी नया घर चाहिए। तो वो घर में नई चीज़ें अशिया, यानी शॉपिंग फोकस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। फर्स्ट वालों का फोकस ये है कि वो किसी तरह उम्रे पर निकल जाएं, ज़्यादातर का, और ईद दुबई या किसी फॉरेन कंट्री में गुजार लें, ठीक है। दूसरा सेट फोकस, मैं बिल्कुल सही बातें आपसे कर रहा हूँ, रिहाई नेटवर्क बहुत अमीर लोग होते हैं, इनके सारे गुनाह इन्होंने रमज़ान में धुलवाने होते हैं, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है उनका शॉपिंग फोकस है। जो तीसरे हैं, जो 2 मिलियन लेस हैं, दे जस्ट वांट अ डिसेंट रमज़ान एंड अ डिसेंट ईद, ठीक है। अब मैं तीनों पर्सपेक्टिव से शॉर्ट स्टॉक का ही थोड़ा मौजू रख लेते हैं। अब आपने ट्वीट भी यही किया तो फिर उसी हिसाब से रख लेते हैं मुख्तसरन आप, और आप तजिया भी दीजिएगा। जी जी प्लीज। अच्छा, बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है कि पहले अशरे में जो है ना वो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। वो ये कि मार्केट का थोड़ा सा रिएक्शन देखा जाता है कि बड़े ब्रोकर मेंबर और इस तरह के रुझानात का वॉल्यूम कम हो जाता है, मार्केट वॉल्यूम ओवरऑल गिर जाता है। रमज़ान इफेक्ट आता है पूरी दुनिया में, वॉल्यूम गिर जाता है। ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, मुख्तसर दूसरे और तीसरे अशरे का आपको बताता हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी फ़हीम अख्तर साहब के साथ, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मुख्तसर अपनी बात को स्टॉक के मुतालिक। तो दूसरा अशरा है ना सर, इसमें थोड़ा बिल्डअप आता है। बेसिकली रमज़ान के अंदर शादियाँ नहीं होती, इस वजह से जो अर्जेंट नीड ऑफ लिक्विडेशन हो रही होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, अनलेस आखिरी अशरा आ जाए। आखिरी अशरे में क्या है कि जो ताकरातें होती हैं जब उनका आगाज़ हो जाता है, और जो एक हमारे रिवायत है 27 रमज़ान वाली, उसके बाद तो फिर आप समझें कि ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है। जिसने भी लिक्विडेट करनी सिचुएशन अपनी, या पोजीशन स्क्वायर करनी है, गोला मार, जो भी ये अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बेसिकली जो अपनी पोजीशन को इन्होंने क्लियर करना है वो 27 रमज़ान से पहले पहले करना है। अब जिसका फंसा है पैसा उसने तो रख के डाल दिया, कोई मसला नहीं। अब जो स्मॉल ट्रेडर है ना, उस बेचारे का फोकस ये होता है कि रमज़ान में मेरा इतना कैश फ्लो रहे कि मैं अपने घर में शाम को जो हूँ ताज़े फल और ताज़ी सब्ज़ी ले जाऊँ, और बच्चों को जो है रमज़ान के आखिर में नए कपड़े दिला दूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों की शॉपिंग हो पाती है, हम तो पुराने वाले ही धुलवा के पहन लेते हैं। सही बात है, जो एक बात आपको बता रहा हूँ। तो इनका अर्निंग का जो पर्सपेक्टिव है वो सबका फ़र्क है। तो मैंने जो जनरली स्टडी किया है वो ये कि हर अशरे का अपना एक रिलेटिव बिहेवियर है, और रमज़ान इफेक्ट के मुतालिक मैंने पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटियों की रिसर्चें पढ़ी हैं। तो ये वो लोग उन्होंने रिसर्च की है, एकेडमिक्स ने, अगर वो देख रहे हो प्रोग्राम, उन्होंने इररेलेवेंट रिसर्च की है। आपको पाकिस्तान में अगर स्टॉक एक्सचेंज को देखना है तो जैसे फ़हीम साहब ने बड़ा अच्छा बोला कि मार्केट बड़ी डिफरेंट भी है, इंडिफरेंट भी है। अगर इसको और कहें तो वखरी है, वखरी, इसका लफ्ज़ है वखरा, वखरा मार्केट, वखरा, वथरा नहीं, वखरा, वो गलत है ना। तो हमारी मार्केट थोड़ी वखरी इस लिहाज से। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 3 पर्सपेक्टिव हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने जाना ही जाना है। जिन्होंने जाना है उनको आप टच करेंगे, हाथ लगाएंगे तो उम्रे के ऑलरेडी उन्होंने वीज़े वगैरह, उनका फोकस ये है, नेकी के काम ये वो। और अच्छा है, इनमें से चंद तो यहाँ से निकलना चाहते हैं, चलो इसी बहाने से सही, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, मेरा कोई इसमें पर्सपेक्टिव नहीं, नीयत नहीं जानते। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब की तो सेहत बिल्कुल ठीक है, पिज़्ज़े खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो लंदन का चक्कर तो लग गया ना, लंदन का चक्कर लगने से ही मौसम ठीक हो जाता है। एक दफ़ा चलो लंदन मेरे साथ, दिखाऊंगा वहाँ पे, वहाँ की रंगीनियाँ, मौसम की रंगीनियाँ दिखाऊंगा, आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर कोई है तो अफाका होगा। लोग जब परेशान हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, तो उनका लंदन का एक चक्कर लगवा दें, वापस आएगा तो बंदा सेहतियाब हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये लोग कहते हैं ना जन्नत है तो ये है, जन्नत है तो वहाँ है, कश्मीर में गए जन्नत, सर लंदन चले जाएँ, जन्नत है तो लंदन में जन्नत आपको दिखाई देगी, एडनबरा में आपको जन्नत दिखाई देगी।
मतलब अल्लाह ताला ने उनको बहुत बहुत नवाजा है। बॉस्टन में बहुत नवाजा है, ह्यूस्टन में बहुत नवाजा है, मिसिसागुआ में बहुत नवाजा है। अली भाई हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के ऊपर, रमज़ान के ऊपर। रमज़ान के आपके जो बातचीत आपने की उसके अलावा कुछ और भी रियलिटीज़ हैं। एक तो ये कि ट्रेडिंग टाइमिंग्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। ट्रेडिंग टाइमिंग रिड्यूस होने की वजह से, कम होने की वजह से पार्टिसिपेशन अल्टीमेटली कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, लोगों का फोकस मुख्तलिफ हो जाता है। जी जी। फंड्स इस वक्त अपने आप को पोजीशन नहीं कर रहे होते, उनके भी टाइमिंग्स अल्टीमेटली रिड्यूस हो चुके होते हैं। और इस दफ़ा रमज़ान के साथ साथ रमज़ान जिस टाइम फ्रेम पे आए हैं वो ऐसा टाइम है जिसमें फ़ंड्स या इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली शायद इतने इन्वॉल्व ना हो सकें, बिकॉज रिज़ल्ट्स की एंटिसिपेशन, रिज़ल्ट्स मेजर जो पोजीशंस चेंज होती हैं वो हाफ ईयर रिज़ल्ट्स के बाद होती हैं। जी जी। तो इसलिए डल रमज़ान्स की, रमज़ान में डल एक्टिविटीज़ की एंटिसिपेशंस हैं, रेंज बाउंड मार्केट, न्यूज़ ओरिएंटेड, और ये सारे आप मोटी मोटी टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। मेरा ख्याल आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है, अब समझ मुझे यहाँ भी बोलते हैं और मुझे वैसे नाज़रीन भी बोलते हैं कि यार अली भाई इतनी हैवी गुफ्तगू ना किया करो, हंसी मजाक किया करो, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हुए बिल्कुल लाइट मोड रखो। बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग आपकी बात को ज़्यादा संजीदगी से ना ले लें। बिल्कुल ठीक। तो सर रमज़ान के अंदर असल में क्या होता है, ख़ुद पर कैफियत तारी करते हैं। गिल्ट होती है ना, गिल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को उसका ज़मीर मलामत करता है। तो हमारे लोगों ने रोज़ा ना भी रखा हो ना तो रोज़े की कैफियत में आ जाते हैं, कम से कम कैफियत तो पूरी हो जाए। तो उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ असरात मुरतब होते हैं और कारोबार पर भी कैफियत ये तारी हो जाती है। जैसे गाड़ी जा रही है, आंखों में खून उतरावा, जैसे किसी का कत्ल करने के लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर रमज़ान में। क्या हुआ? सब्जी लेने जा रहा हूँ। क्या हो गया यार, रिलैक्स करें, ऐसी क्या बात हो गई? रोज़ा रखा हुआ देख नहीं रहे तुम? अच्छा यार रोज़ा रखा हुआ, सब्र लड़ने के बहाने तलाश कर रहे होते हैं। स्टॉक में भी इसी तरह के कुछ रवैये आपको पैदा होते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने रोज़े रखे? कहते हैं हाँ, बस एक नहीं रखा। एक नहीं रखा, वो एक शायर थे, उन्होंने भी कहा था एक नहीं रखा। उसके माने ये थे कि एक भी नहीं रखा, एक भी नहीं रखा। लेकिन यह कि कम से कम ये है कि हम लोग इफ्तारी और सहरी पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। महंगाई की वजह आप बता रहे थे, फाका के ऊपर थोड़ा कम जोर होता है, लेकिन कैफियत पूरी होती है। हमारी आंखों पे हमने खून उतारा हुआ होता है, एक दूसरे के साथ नफ़रत भरपूर की हुई होती है हमने। रमज़ान के महीने के अंदर जितनी इनटॉलरेंस, नफ़रत और जिसे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ मनफी रुझानात पैदा किए जा सकते हैं, वो सब इसमें होते हैं। और आप पहले और जुमों के ऊपर आप देखा करें, जुमे की नमाज़ों के अंदर कि जिस तरह की हैबत तारी लोगों पर भी होती है और एक दूसरे के खिलाफ, यानी एक दूसरे की गाड़ियाँ मार रहे होते हैं। पिछले रमज़ान में एक साहब ने आगे मेरी गाड़ी मार दी बिला वजह। अली भाई अगर हम इसको मुख्तलिफ डायमेंशन में देखें तो रमज़ान की पॉजिटिविटी को हमें कैश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। रमज़ान 100% एग्री करता हूँ। रमज़ान कल्चर हमें क्या सिखाता है? हमें सब्र सिखाता है, हमें तक़वा सिखाता है, हमें बताता है कि जी हमें लड़ाई झगड़े, अपने ऊपर कंट्रोल, जब आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर रहे हैं तो आपने अपने रवैये पे भी कंट्रोल करना है। और रमज़ान कल्चर उसकी पॉजिटिविटी को अगर आप देखें, प्लीज़ इस्लाह ना करें, इनकी इस्लाह का फ़ायदा नहीं, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल और लॉन के प्रिंट बांटने पड़ेंगे। आगे चलूं सर, माजरत आपको थोड़ा तकलीफ दूंगा मैं। सबसे बड़ी सुर्खी भी हमारी इकोनॉमी के, कैबिनेट सेट टू अप्रूव ₹4.4 ट्रिलियन बजट टुडे। कैसे कर सकती है यार, नवाज शरीफ साहब तो लंदन में, कैबिनेट कैसे चलेगी बगैर प्राइम मिनिस्टर के? स्काइप से वीडियो लिंक लिखा हुआ है, वीडियो लिंक से करेंगे तो स्काइप से करेंगे। पहले हम बजट के बारे में थोड़ी सी बहुत सादा सी ज़बान में बात कर लेते हैं। उन लोगों के लिए जो कि बजट की इम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा हाई साउंडिंग वर्ड्स में नहीं सुनना चाहते। बताएं। बजट, किसी भी मुल्क का बजट बिल्कुल उस बजट की तरह से होता है जिस तरह से आप घर का बजट बनाते हैं। क्या आपकी आमदनी है, क्या आपके अखराजात हैं? आमदनी के ज़राए क्या हैं, अखराजात के ज़राए क्या हैं? दोनों को डिफ़ाइन करते हैं, दोनों को मार्क करते हैं और उसके बाद में अपनी आमद को बढ़ाने की कोशिशें करते हैं और अखराजात को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म आप घर में तरीके लेते हैं जिससे आपके पास वसाइल बढ़ें जी, और अपने जो मसाइल हैं उनको आप कम करने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ बजट में, नेशनल बजट में होता है, फेडरल बजट में होता है, या मुल्की बजट में, प्रोविंशियल बजट्स में किया जाता है। जी जी। हमारे बजट में देखें, हमारे बजट में अनफॉर्चुनेटली हम एक टिपिकल प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि अपने कर्जाजात को किस तरह से सबसे पहले पे करेंगे। अपने हम
वसाइल को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कम फोकस करते हैं। शायद ये वजह है जिसकी वजह से हमारा बजट हमेशा बजट डेफिसिट, क्राइसिस और क्वेश्चंस का शिकार रहता है जी। तो ये राइट टाइम है, हमें बैठना चाहिए, बजट पे डिबेट करनी चाहिए, बहुत सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तान में सब कुछ लोग, अभी मैं बजट पे एक क्रिटिसिज्म देख रहा था कि जी हेवी अमाउंट डिफेंस बजट पे चला जाता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट स्टेटमेंट। चला जाता है तो वो परफॉर्म भी तो करके दिखा रहे हैं। सबसे वेल डेवलप्ड रियल इस्टेट हर शख्स कॉन्फिडेंस से जाके लेता है, वो उनकी डेवलप की हुई है। सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी वो उनकी डेवलप की हुई है, उसे चला रहे हैं, इतने इफेक्टिव तरीके से चला रहे हैं। आपके पास भी तो ऑप्शन है, चलाओ आप, ओपन मार्केट कंपटीशन में है। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, इफ़ आई हैड माई से, इफ़ आई हैड माई, मैंने बोला ना आपको, मैं बहुत अब मैं बिल्कुल नाउमीद हो चुका हूँ, बट स्टिल क्योंकि आपने डिस्कशन की, इफ़ आई हैड माई से आई वुड इंक्रीज दिस फुटप्रिंट टू अबाउट 12 ट्रिलियन। Our budget would be 12 trillion and I would triple the defense budget for Pakistan. Oh yes, I am telling you the truth because defense budget अभी भी पाकिस्तान का कम है in order to compete with India and with Iran. क्योंकि देखें बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर मैं पिछले 5 साल से शोर मचा रहा हूँ। आपकी चेहरे की कैफियत थोड़ी सी बदली, आप ना कुछ बोलिएगा। मैं काफ़ी अरसे से शोर मचा रहा हूँ कि ईरान आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, और आगे जाके आपको इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि आप तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो ईरान से सिलसिला उनका बना हुआ है, तो उन्होंने ये बात नहीं की। अब वहाँ से इशारा हुआ, आपको पता है जब वहाँ से इशारा होता है तो धरने से भी लोग उठ जाते हैं। अब वहाँ से इशारा हुआ तो इजाज़त मिली तो अब ईरान के बारे में बात करना शुरू हुई। मैंने सर सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की, यकीन करें, मैंने पाकिस्तान के लिए हाईलाइट किया। जब हम पाकिस्तान के लिए बात करें तो हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बात होती है। हर शख्स को, हर मुल्क को यह हासिल है कि सबसे पहले अपने बारे में बात करें। अगर आप अपने बारे में बात नहीं कर सकते तो आप किसी के बारे में बात भी नहीं कर सकते। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले तमाम के तमाम कौमें अपनी इंटीग्रेशन को, अपने मसाइल को, अपने 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 जो है अच्छे को देखती हैं। उसके बाद में रिलेशनशिप डेवलप किए जाते हैं। आप रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए भी लोगों को इवेलुएट करते हैं कि राइट, अगर मैं फ़लाने मुल्क से दोस्ती करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। आज मैंने फरीद ज़करिया का प्रोग्राम देखा GPS CNN के ऊपर। हमारे यहाँ तो लोग नहीं देखते, कम इंटेलेक्चुअल हमारे देख नहीं पाते। इंटेलेक्चुअल्स को अंग्रेज़ी थोड़ी कम आती है, वो थोड़ी तेज़ तेज़ बोलता है। उससे वली नासिर साहब भी मेहमान थे और लोग भी मेहमान थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो डिफाइंस कर रहा है, एक और ख़ातून थी, उन्होंने बोला कि जी नया एक सिस्टम बन रहा है, एक नया यहाँ पर एक रिलेशनशिप, सॉरी सिस्टम नहीं, एक नया रिलेशनशिप उन्होंने बताया, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ठीक है, और दूसरा बताया पाकिस्तान, चाइना। सुन रहे हैं आप? उन्होंने बताया ये, वो एक थिंक टैंक है बहुत बड़ा, उसकी वो सरबरासी हैं, उन्होंने बताई ये बात। अब बात ये, आप आवाम को क्यों नहीं बता रहे, ये आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? शाम को रेसलिंग का WWE करा रहे हैं, पीपल पार्टी से हॉन्की टॉन्क मैन आ गया, चल भाई वहां से अंडरटेकर आ गया, PTI से नॉन लीग से शॉन माइकल आ गया, आपस में लड़ाई करती, वो जैसे एंकर के साथ वही होता है, जैसे रेफरी को घूंसा पड़ता है ना, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद वो लगे रहते हैं। पिछले मंडे के प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रोग्राम को ओपन इस न्यूज़ के साथ किया था कि गवादर से 100 किलोमीटर के फासले पर एक अलायंस बनने लगी है जो कि CPAC पैटर्न की पोर्ट को डेवलप करके अपर साइड पर लिंक करने लगी है। हमारे अपने प्रोग्राम में वी वर द प्रोबेबली इनिशिएटर, जो कि पिछले की आप जो लोग देखना चाहते हैं यूट्यूब पे उठा के करके देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। तो इस पे ये बहुत सीरियस अफेयर है, ये एक पोजीशनिंग है एक केस की जिसको हमने इनिशिएट किया था उस तरह का किसी और जगह पर, और हमारे तमाम हमसाए मुल्क मिलके उसका बेनिफिट लेने चाहिए। सर CPAC को एक बाकायदा तौर पर अलहदा से मंसूबा बनाया जाए, उसके लिए एक वज़ीर रखा जाए, और उस वजारत में जो है ना वो अच्छे अच्छे लोग, शरीफ जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं उनको रखा जाए, जो कि मतलब हकीकतन CPAC को आगे चला सकते हो। मतलब मैं आपको बड़े फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने CPAC को चलाना है तो आपको पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, जानने वाला नहीं चाहिए, या पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट नहीं चाहिए, कोई पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी चाहिए। जल्द से जल्द गवादर को इनिशिएट करे, 1। नंबर 2, रेलवे के अंदर जो चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको प्रेस करके उनसे इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे जल्द से जल्द। आधे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने सुना है 70 to 80% हमारा ये जो बलूचिस्तान वगैरह से जो कॉरिडोर गुजरना है वो कंप्लीट हो चुका है।
इसको जल्दी से जल्दी इनिशिएट करना है। ये कालाशाह काकू और ये छांगा मांगा की सड़कें बनाना बंद की जाएँ सीपैक के नाम के ऊपर, और जो सीपैक का एक्चुअल रूट है वो किया जाए। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि रट्टो डेरों से मोड़ के वहाँ ले जाएं, आप कराची से भी लाकर उसको जोड़ें। सीपैक पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा देना चाहिए, उसको सूबा सिंध को भी फ़ायदा देना चाहिए, सूबा बलूचिस्तान को भी फ़ायदा देना चाहिए, सूबा पंजाब को भी भरपूर फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं भूलना चाहिए, उसके अंदर भी तरक्याती काम करने चाहिए। सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर उनको इकोनॉमिक प्रिविलेज से दूर रखना गलत है। अली भाई, सीपैक जो है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि गेम चेंजिंग स्टोरी है, तो इट इज़ अ गेम चेंजिंग स्टोरी। इसको गेम चेंज भी करना चाहिए हमारे फेवर में, लेकिन सीपैक को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा? टाइम लाइन, इट्स ऑल गेम ऑफ टाइम जी, कि आप किस कदर तेज़ी के साथ में चल के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उसका टोटल एडवांटेज लेते हैं। अगर आप अपने आप को रियल टाइम फ्रेम में टाइम का, वक्त का एडवांटेज लेने में कामयाब नहीं हो पाते, तो शायद आपको सीपैक का वो फ़ायदा ना मिल सके जिसे आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, लेकिन आपके साथ बात करने में बड़ा लुत्फ़ आता है, क्योंकि आप एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, बड़े नरम अंदाज के अंदर बड़ी भारी बातें कर जाते हैं, ज़ोर के झटके धीरे से लगते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है प्रोग्राम के अंदर आप एक ट्रेंड सेट करते हैं, एक टॉपिक लेकर आते हैं, एक मौजू लेकर आते हैं। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, और आपको पता होगा कि हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, सोशल मीडिया के आपके सामने आते रहते हैं। उन पर आप अपने पैगामात भेजें, तारीफ़ें दिल खोल के कीजिएगा, और शिकायतों को दिल तक ही महदूद कर दीजिएगा। आपका खादिम अली नासिर भी सोशल मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा मुतारिक होता है। आप गूगल पे जाकर अली नासिर बिज़नेस प्लस लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर मिल जाऊंगा किसी न किसी सोशल मीडिया के ऊपर। मेरे से रब्ता कीजिएगा, मुझे भी सवालात भेजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, फ़हीम अख्तर साहब और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।